आध्यात्मिक जीवन हमें संसार से दूर नहीं करता, बल्कि और ही गहराई में ले जाता है। आध्यात्मिक जीवन से हम जीने का सही मायना सीखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आप सभी की दोस्त और इस शो की होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूँ संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उन्होंने भी अध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। कैसे? चलिए जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस सनत एंड निराली असोदरिया से। नमस्कार सनत जी। नमस्कार निराली जी। नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों का स्वागत है इस शो में। और इस शो की शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। तो बताइए हमारे ऑडियंस को अपने बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निराली असोदरिया है। मैं अंकलेश्वर गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशनल में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मैंने काउंसलिंग सेंटर चालू किया है, जहाँ पर हम पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं और पेशेंट को ध्यान भी सिखाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनत असोदरिया है। मैं अंकलेश्वर गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ एंड अंकलेश्वर में मेरा फैक्ट्री है जो मशीन्स बनाती है। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम दोनों स्कूल में जाते हैं और बच्चों और टीचर्स को ध्यान सिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू आप दोनों का। और अब शुरू करते हैं सवालों का कुछ सिलसिला। तो पहला सवाल आप दोनों से कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई। और जहाँ तक मैंने सुना है आपको बंधन में बंधने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, तो हमें बताइए अपनी स्टोरी के बारे में। ओके, जैसे कि मैं बताऊंगी कि पहले से ही हमारा कनेक्शन तो था ही, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही ट्यूशन क्लास में भी थे और हमारी कॉलेज भी एक ही सिटी में थी, आनंद विद्यानगर में। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी पायल, वो सनत की भी फ्रेंड थी, तो उसके थ्रू हम दोनों मिले थे। तो मैं सनत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो मेरा क्लासमेट है और हमारे स्कूल का रैंकर है। तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरी पायल फ्रेंड है, उसी ने हमें सनत के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया और तब से हमारी शादी की बात चली थी। तो सर कैसे हुई शादी फिर? मैम, वो दौरान क्या हुआ कि हम दोनों अक्सर बात करते थे, तो बातचीत में हम लोग बहुत एक दूसरे को बहुत करीबी से जानने लगे। और वो दौरान समझ में आया कि मतलब ये मेरे लिए परफेक्ट है और हम दोनों शादी करेंगे तो इससे बेस्ट लाइफ पार्टनर और कोई नहीं हो सकता। तो तभी से ऐसा भी हुआ कि मेरी फ्रेंड ने हमारी शादी की बात चलाई, लेकिन मेरे घर पे मैंने बात की मेरे पापा से, तो वहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि सनत के वहाँ पर ऐसा था कि उन लोगों की ज़मीन नहीं थी और मेरे ग्रैंडफादर को ऐसा था कि हमें तो ज़मीन चाहिए। तो वहाँ पर ही हमारी बात रुक गई थी। फिर 6 महीने ऐसे ही बात रुक गई और उस दौरान हम दोनों मैसेज से एक दूसरे को बात करते थे, एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। तो फिर से 6 महीने के बाद मैंने मेरे पापा से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। हम दोनों इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो लड़का अच्छा है, लेकिन जो नहीं है वो तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, वो इंजीनियर है, तो हम जो भी चाहिए वो बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही मेरे भैया ने मेरे पापा को समझाया और फिर वो लोग भी शादी के लिए रेडी हो गए। बहुत ही खूब, थैंक यू। आप दोनों ने शादी करी और तभी आप हमें यहाँ पर मिल पाए। अब अगला सवाल निराली आपके लिए है कि जैसा कि आपने बताया कि एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो अध्यात्म में आने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अपनी दवाई पर ही भरोसा करते हैं और अध्यात्म पे ज़्यादा उन्हें विश्वास होता नहीं है। तो आप हमें अपनी थोड़ी सी इस इंस्पिरेशन के बारे में बताइए प्लीज़। हाँ, हम लोग 2 साल पहले ही ध्यान की यात्रा में जुड़े हैं। जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरी सीनियर फ्रेंड है जो वो भी आध्यात्मिक के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी थी, तो उन्होंने मुझे एक बार JTTP के लिए मैसेज किया था। तो तभी से हम दोनों एक साथ ही JTTP में जुड़े थे और तब से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो पहले तो ऐसा था कि मेरा खुद का क्लिनिक था, जो शादी के 1 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो पहले ऐसा था कि वहाँ पर पेशेंट कम आते थे और वेटिंग पीरियड ज़्यादा था।
तो मैं खुद में ही लो फील करती थी। ऐसा लगता था कि पेशेंट नहीं आ रहे हैं या तो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे अंदर से लगता था। लेकिन जब भी हम ध्यान में जुड़े तभी मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो फिर मेरी अंदर से भी जो शांति आई, जो मुझे लो फील कर रहा था, वो धीरे धीरे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बनने लगा। और बाहर भी मैंने देखा जैसे मैं अंदर शांत हो गई तो बाहर भी सब वातावरण बदल गया और पेशेंट भी आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हमारी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। बहुत ही खूब। बट जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो आपको ध्यान में जो विश्वास है वो इसलिए आया बिकॉज आपने जब ध्यान करना शुरू किया तो आपको इसमें चेंज लगा अपने सब चीज़ों में? हाँ, मुझे ध्यान में विश्वास तब आया कि जब हम JTTP कर रहे थे, बाद में हमने ध्यान करना छोड़ दिया था। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ हमारी लाइफ में कि मेरा 9 मंथ का बच्चा था और तभी उसको एक लिप इंजरी हो गई थी। तो तभी हम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे और पीडियाट्रिक ने बोला कि आपको इसको सर्जरी करवाना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी भी होगी, लेकिन आपको उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी बार इंजरी होगी तो आपको फिर प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा। तो तब मैंने JTTP में सुना था कि आप 5 साल के छोटे बच्चों को आपकी गोदी में रख के आए तो आप पास में रख के ध्यान कर सकते हो। तो तब ही हम दोनों ने, मेरे बेटा है जो अभी 3 साल का है और तभी वो 9 मंथ का था, तो हम दोनों ने उसको पास में रख के ध्यान करना स्टार्ट किया। और विदिन 1 वीक में हमने देखा कि जो इंजरी हुआ था लिप पे वो फास्ट हीलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो तब से हमें लगा कि ये मिरेकल्स कैसे हुआ। फिर पता चला कि ध्यान की जो ऊर्जा है वो हमें तो मिलती है, लेकिन साथ में पूरे घर में वो ऊर्जा फैलती है और तभी वो बच्चे को भी वो ऊर्जा मिली थी और उसका फास्ट हीलिंग हो गया था। तो तभी से मुझे ऐसा लगा कि ध्यान करने से काफ़ी बेनिफिट होता है, हमारे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस निराली। आपने बहुत अच्छी बात करी कि जब हम ध्यान करते हैं तो सिर्फ हमारे में चेंज नहीं आता, हमारे आसपास के लोगों को भी उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और वातावरण में चेंज आता है। सो सनित, अब ये सवाल आपके लिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, दोनों साथ साथ या अलग अलग? और जैसा कि अभी निराली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, अध्यात्म में आने के बाद आप में अपने आप को क्या चेंज दिखा? कैसे पहले आप सिचुएशंस को हैंडल करते थे और फिर बाद में किस तरीके से करने लगे? आप बताइए प्लीज़। हाँ जी मैम, स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंस्पिरेशन निराली है। एक दिन हम लोग जा रहे थे तो उसने बताया कि आप JTTP कीजिए। मैंने बोला कि वो क्या है? तो बोलते हैं कि ध्यान करने का एक तरीका है, जो आपको करेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं आपको थोड़ी देर के लिए करिए, अगर अच्छा लगा तो कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो आदमी 1 घंटा नहीं बैठ सकता, मैंने पहले दिन 1.5 घंटा ध्यान किया और इतनी शांति और सुकून मिला, तो फिर ठान लिया कि नहीं अब ये करना है। तो फिर कंटिन्यूटी धीरे धीरे JTTP 4 चल रहा था, वो दौरान वो सेशन के दौरान कंटिन्यू रही। फिर जो निराली ने बताया ना, वो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मुझे ये जो कंटिन्यूटी है ना वो एकदम बढ़ गई। जो ईगरनेस है, जो ध्यान से जो फ़ायदा होता है और जो ध्यान से जो शांति मिलती है, जो ईगरनेस है ना, वो कुछ नया नया जानने की इच्छा होने लगी। और उसके दौरान हम लोग जो कभी कभी छोड़ देते थे, वो कंटिन्यूटी रीजन में कन्वर्ट हो गया। बहुत खूब। तो आप ये बताइए कि आप दोनों के अकॉर्डिंग, जब जैसे कि ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, कोई लो मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आप बड़े परेशान हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में अपने आप को चीयर अप करने के लिए और सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं तो हम सबसे पहले एक दूसरे के साथ बैठते हैं और उस इंसिडेंट्स के बारे में बातें करते हैं। और वो प्लेस है हमारी बालकनी, जहाँ पर हम बालकनी में जाके नेचर के साथ भी कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के सभी बात शेयर करते हैं। और फिर हम कैसे उसको सुलझाएंगे, कैसे एक दोनों का साथ दे के उस बात को कैसे सॉल्व करेंगे, ये करते हैं। और ध्यान में आने के बाद हमने ये किया कि जब भी हमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं और खुद से
पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों हमारी लाइफ में ये परिस्थिति आई है, और बाद में अंदर से ही हमें आंसर आ जाता था। ऐसा नहीं था कि तुरंत ही वो आंसर आता था, लेकिन 1-2 दिन में कभी भी कई बुक पढ़ने में से वो आंसर मिल जाता था, कभी भी कोई घर में कोई व्यक्ति के थ्रू वो आंसर हमें मिलता था, तो कभी क्लिनिक में पेशेंट के द्वारा वो आंसर हमें मिल जाता था। तो ऐसे हम हर एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। सर आप बताइए। मैम, पहली बात तो ये निराली को बालकनी बहुत पसंद है। तो नॉर्मली कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि ऐसा हुआ है तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे। तो धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। कैसे? तो जो निराली ने बताया कि जैसे कोई परिस्थिति आती है तो हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट डालते हैं कि ये परिस्थिति है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद मेडिटेशन में बैठते हैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो सॉल्यूशन हमें मिल ही जाता है। तो ध्यान से आपको हर एक परिस्थिति में कैसे खड़ा रहना है, उसको पॉजिटिव डिसीजन कैसे लेना है, तो आपको इजीली ध्यान से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले जब आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी आती थी, कोई ऐसी टफ सिचुएशन होती थी, तो तब भी आप लोग इसी तरीके से आपस में बात करके उसको सॉल्व किया करते थे, या पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था? हाँ, पहले खूब कंप्लेनिंग रहती थी एक दूसरे के लिए। जैसे कि मुझे ज़्यादा कंप्लेनिंग रहती थी कि क्योंकि सनत अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी रहते थे, तो मेरी हर बार यही कंप्लेन रहती थी कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते, आप बाहर, मुझे घूमने का ज़्यादा शौक़ है तो आप मुझे बाहर नहीं ले जाते। तो ऐसी बात में हमारा तो मैं होता रहता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे घूमने जाना का शौक़ ही जैसे कि ख़त्म हो गया। मैं जहाँ पर भी रहती हूँ वहाँ मुझे सुकून ही महसूस होता है। सर आप में क्या चेंज आपने महसूस किया? एक्चुअली कैसा है मैम कि निराली को घूमने जाना पसंद था, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मुझे उसको घुमाने ले जाना पसंद आया। तो पर ध्यान में आने के बाद, मैं स्पिरिचुअलिज्म में आने के बाद उनका शौक़ तो निकल गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि कैसा है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जो बैलेंस लाइफ क्या होता है ना, वो मुझे समझ में आया कि सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जितना बिजनेस इम्पोर्टेंट है उतना ही अपनी फैमिली लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, और उतना ही अपना जो वाइफ को टाइम देना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले कैसा था कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ऑफिस में रहता था। मुझे बिज़नेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। मैं बिज़नेस का काम पहले करता था और घर का हर एक काम मैं कल के पर छोड़ देता था। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मेरे लाइफ में ये चेंजेस हुआ कि मुझे बैलेंस लाइफ जीना आ गया। सो आई थिंक ये संसार में निर्वाण भी यही है कि संसार में कैसे रह के हम हर अपने एस्पेक्ट जो लाइफ के हैं उनको कैसे बैलेंस करें। जैसे कि आपने बोला, तो पहले आप जैसे बिजनेस में ही रहते थे और वो भी कंप्लेन करती थी, तो अध्यात्म में आने के बाद आपने उनकी भी फीलिंग्स को समझना शुरू किया और इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी। और जब उनको ये अध्यात्म में समझ आया कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो जहाँ थी वहाँ खुश रहने लगी, तो कितना सुंदर बैलेंस और कितना सुंदर ये रिलेशन आपने अध्यात्म में आने के बाद और किया। तो जानकर बहुत ही खुशी हुई और काफ़ी इंस्पायरिंग है हमारे दर्शकों के लिए। और इसके साथ ही मैं अब नेक्स्ट सवाल करूँगी आपसे निराली, कि जैसा कि मुझे पता चला कि आपको बचपन में काफ़ी फियर था डेथ का, तो उस फियर से आप कैसे बाहर आ पाई, हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, हाँ, मुझे बचपन से पहले से ही मुझे डेथ का फियर था। जब भी कोई घर से बाहर जाता था तो मुझे फियर लगता था कि सब कुछ हो ना जाए। कोई ट्रैवलिंग में जाता था कार से तो भी डर लगता था कि जल्द से घर आ जाए। जब तक वो लोग घर पे नहीं आते थे तब तक मुझे वो डर रहता था। और मेरी मदर को लेके भी मुझे डर लगता था कि क्योंकि मुझे ड्रीम्स भी ऐसे आते थे कि मेरी मदर का डेथ हो गया, फैमिली में किसी का डेथ हो गए, तो मुझे काफ़ी फियर था डेथ को लेकर। तो जब भी मुझे डेथ देखने को मिले तो मैं उसको पसंद नहीं करती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। और ऐसा भी मन में रहता था कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। कभी भी छोटे बच्चे की डेथ हो या तो किसी की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो मुझे काफ़ी शिकायत रहती थी भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद काफ़ी चेंजेस आया, क्योंकि
मैंने काफ़ी ऐसे विजडम सुने थे टीएमसी हिंदी में, जैसे कि लाइफ आफ्टर डेथ का, और मैंने काफ़ी बुक रीडिंग भी की थी, जैसे कि अनीता मुरजानी की है लाइफ आफ्टर डेथ, 3 लाइफ, लोक संग्राम की, और एकात्मा की यात्रा। वो सब पढ़ने से मेरे में काफ़ी विजडम आया और मुझे पता चला कि मृत्यु भी एक ऐसा ही जीवन है जो हम इस डायमेंशन को छोड़ के दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। हम सिर्फ शरीर छोड़ते हैं, हमारी आत्मा तो यूँ ही सफ़र करती ही रहती है। तो धीरे धीरे मेरा पूरा डर ही ख़त्म हो गया। और उसके रिलेटेड मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आपके साथ कि 1 साल पहले ही हमारे घर में डेथ हुई थी। जो मेरी जेठ की 3 साल के बेटे था, उसका डेथ हो गया था, और मुझे तब पता चला कि मेरा फियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो हॉस्पिटल से उस बच्चे को मैं और सनत दोनों ही अपनी गोदी में उठाकर घर पे आए थे। तब भी मुझे डर नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, रोना आता था, दुख भी हुआ था, लेकिन डर नहीं था। मुझे पता चला कि ये तो इसकी सोल प्लान है, इसलिए ऐसा हुआ है। तभी मुझे कोई शिकायत भी नहीं थी, और हमने उस इंसिडेंस को अच्छे से पार किया था। और हमारे घर पे ऐसा रहता है कि जब भी किसी की डेथ होती है ना, तो शाम को हम लोग मिल के सत्संग करते हैं, कीर्तन बोलते हैं, या तो शिवमाला बोलते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद हमने ये स्टार्ट किया कि जब भी हमारे घर पे या तो आसपास में कहीं भी डेट होती है, तो जब हम उसके घर पे जाते हैं तो हम एक यात्रा की बुक पढ़ के सबको सुनाते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा रहता है। तो अभी वो डर तो पूरा ख़त्म ही हो गया, और अभी तो इतना अच्छा लगता है कि पृथ्वी पर जो है फिजिकल बॉडी, उसको ही दुख रहता है। ये छोड़ने के बाद हायर डायमेंशन में जाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ खुशी ही खुशी है। तो अभी डेथ का कोई डर ही नहीं है। बहुत ही सुंदर, कैसे आपने ना सिर्फ अपना फियर ख़त्म किया बल्कि अपने आसपास वाले लोगों को भी ये बताया कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस कैसा होता है। और जैसे आपने इतनी सुंदर बात कही कि आत्मा की यात्रा आप बुक पढ़कर सुनाते हैं सबको, और कैसे सबको मोटिवेट करते हैं कि ये सिर्फ एक चोला है जो हमने पहना है शरीर, और हमें दूसरी डायमेंशन में जाना है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो थैंक यू ये शेयर करने के लिए। सो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि अध्यात्म में आने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा, और उन्होंने उस चीज़ को कैसे लिया, और कैसे आपके बच्चे इस चीज़ से प्रभावित हुए, या उन्हें लगता है कि माँ बाप पता नहीं क्या ये ध्यान करते रहते हैं। तो अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने आसपास के बारे में बताइए कि उनका कैसा माइंडसेट रहा आपका अध्यात्म में आने के बाद। शुरुआत में कैसा था कि मेरे पापा को इतना पसंद नहीं था कि वो ध्यान करते हैं, बिजनेस में ध्यान नहीं देता, पूरा दिन वो टेक्निकल वर्क करता रहता है, पता नहीं ये पूजा पाठ भी छोड़ दिया अभी। तो उनको थोड़ा बुरा लगता था। फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होने लगे कि जो लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस थे वो ध्यान में मेडिटेशन में आने के बाद ऑटोमेटिक निकल गए। तो उनको भी ये दिखना चालू हुआ कि नहीं ये मेडिटेशन करता है तो कुछ तो फ़ायदा है। तो जैसे ही उसको समझ में धीरे धीरे आने लगा कि नहीं ये मेडिटेशन करता है कोई इशू नहीं है, पर अगर अपना बिजनेस में थोड़ा बहुत ध्यान दे दे तो चलेगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस में ध्यान नहीं देता था। मेरा काम जो रहता है वो तो मुझे करना ही रहता है, और बाकी जो टेक्निकल वर्क है वो तो मैं फ्री टाइम में करता था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। पर उनको गलतफहमी हो गई थी कि ये जो कर रहा है उसकी वजह से जो उसके बिजनेस में इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से उसको पसंद नहीं था। और मेडिटेशन में मेरी मम्मी जो है वो मेडिटेशन करती है, और मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, और हम दोनों तो कर ही रहे। और मेरा छोटा बच्चा है वो आज के दिन में 3 साल का है, आज के दिन में भी मुझे बोलता है कि पापा चलो सोने का टाइम हो गया, अभी लाइट मेडिटेशन कराओ ना। मैं लाइट मेडिटेशन करने के बाद ही वो सोता है। बहुत सुंदर। मैम आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। यस, हम फैमिली में तो मैं और सनत साथ में ही जुड़े थे ध्यान में, और थोड़े दिन बाद ही मेरी मदर इन लॉ भी उसमें जुड़ गई थी। तो धीरे धीरे हम तीनों साथ में ही ध्यान करते थे, और ऐसा हुआ कि
6-7 महीने के बाद मेरी मदर की जो डायबिटीज़ थी, वो माइग्रेन था, वो कम्प्लीटली क्योर हो गया। कोई भी दवाई भी नहीं लेती थी वो, और वो कम्प्लीटली क्योर होगा। अभी हम चेक करवाए थे तो भी नॉर्मल आने लगी। तो पापा को पता चला कि काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है ध्यान में आने से, और काफ़ी फैमिली में भी बदलाव आने लगा था। जैसे कि सनत का, वो फैमिली को कम टाइम देते थे, तो ध्यान में आने के बाद उसने भी ज़्यादा टाइम फैमिली को देना शुरू किया था। तो फिर पापा को भी अच्छा लगा, और फिर उन्होंने भी नेक्स्ट JTTP में भी पार्ट लिया था, और वो भी उसमें ध्यान करते थे। और सनत ने बताया कि हमारा बेटा धर्म जो 9 मंथ था, तब से ही हमने ध्यान करना शुरू किया था। तो उसको तो ऐसा ही है, जैसे कि खाना पीना और सोना लाइफ में ज़रूरी है, तो ध्यान भी हमारे जीवन का ही एक पार्ट है। तो वो भी अभी ध्यान हम जो करते हैं वैसा ही वो हमारी एक्टिंग करके थोड़ी देर 1-2 मिनट भी आंख बंद करके बैठता है। और कभी कभी कैसा होता है मैम कि अगर मेरी मम्मी को ध्यान नहीं करना है, मतलब कुछ और काम करना है, तो वो ज़बरदस्ती उसको बिठाता है। बा बैठ जाइए इधर, मैं सब सुविधा कर देता हूँ, फ़ैन चालू कर देता हूँ, पीछे तकिया रख देता हूँ, और पिरामिड कैप आपको दे देता हूँ, और फिर आप बैठ जाइए, म्यूज़िक लगा दीजिए, मुझे मोबाइल भी नहीं चाहिए। ऐसा करके वो मेरे रूम में आ जाता है। तो मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट है वो जो ध्यान से मिला। सो आपकी ये पेरेंटिंग आई थिंक काबिले तारीफ़ है, क्योंकि अगर इतना छोटा सा बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है तो हम लोग तो समझ ही सकते हैं। और एक बार ट्राई करने में क्या है, जैसे कि आपने बताया कि ट्राई कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बट एक बार एक्सपीरियंस तो कीजिए और जानिए कि ध्यान में कितनी ताकत है। तो अगला सवाल आप दोनों को क्या लगता है कि लाइफ में एक पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, अध्यात्म में भी और जीवन जीने में भी? यस, पार्टनर का सपोर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये वो चाहे फिज़िकल लाइफ हो या तो स्पिरिचुअल लाइफ हो। जैसे कि मैं अपना ही बताती हूँ कि मेरी फिज़िकल लाइफ में जब भी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथिक के रिलेटेड काफ़ी सारे सेशन रहते हैं, उसमें मुझे कैंप में जाना रहता है, सेमिनार में जाना रहता है। तभी मैं धर्म को घर पे छोड़ के जाती हूँ, तभी सनत मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप जाओ, धर्म का कोई टेंशन ना लो, हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे करके वो मुझे फिज़िकल लाइफ में हर बार सपोर्ट करते रहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी उन्होंने ही काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे कि मुझे कहीं पर जाके ध्यान सिखाना हो, घर पे हम ध्यान सेंटर चलाते हैं, तो हर फ्राइडे को सभी लेडीज़ ध्यान में आती है, तो हर बात में वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ो, और वो भी साथ में मुझे सपोर्ट करते हैं कहीं पर भी जाना हो तो ये पार्टनर का सपोर्ट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम निराली मेरा मोटिवेशन फोर्स है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिसीजन ऐसा रहता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। कोई बिजनेस का डिसीजन है, कोई फैमिली का डिसीजन है, तो जब भी मैं निराली के साथ शेयर करता हूँ तो वो मुझे प्रॉपरली गाइड करती है, तो कुछ ना कुछ उससे सॉल्यूशन मिल ही जाता है। और इसलिए ये ध्यान जो भौतिक पार्टनर का ये ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्म के रिलेटेड बात करता हूँ तो कई बार कैसा होता है कि हम लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं और हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस है। अगर ये जो लाइफ पार्टनर भी मेडिटेशन करती होंगी तो एक ऐसा माहौल ही बन जाएगा, घर का माहौल ऐसा रहेगा कि चलो मेडिटेशन का टाइम हो गया तो मेडिटेशन करना ही है। तो इससे ये बहुत फ़ायदा है। सो आप दोनों को क्या ये लगता है कि अध्यात्म हमें असली शांति देता है? यस, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी हमें असली शांति देता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि जैसे कि ध्यान करते हैं तो हमें अंदर से शांति आती है, और मैंने अपनी लाइफ में और कई सारे पेशेंटों की भी लाइफ में भी देखा है, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती ना, तब हमें अच्छा नहीं लगता, या तो कोई हमें कुछ भी बोल दे, बुरा बोल दे, तो वो बातें हमारे मन से नहीं निकलती, और कई दिनों तक, कई सालों तक वो बातें हमारे भीतर रहती है, और वही पहले तो हमारे मन को अस्थिर करता है और बाद में शरीर में बीमारी आना शुरू होता है। तो जब भी हम ध्यान में आते हैं तो क्या होता है कि हम सबसे पहले फॉरगिव करना सीख जाते हैं। जो सामने वाले ने बोला है उसको भी हम माफ़ करना सीखते हैं और खुद को भी माफ़ करना सीखते हैं। और माफ़ी देने से क्या होता है कि भीतर हम शांति को महसूस करते हैं।
सर? जी मैम, ध्यान करने से शांति आती है। कैसे? तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को शांति चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इतने बिजी शेड्यूल में हम लोग कंटाल गए तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, हम लोग वहाँ शांति ढूंढते हैं। बट ऐसा नहीं है, इनर कम्स फ्रॉम इनसाइड। आप जो शांति है, जो पीस है, वो आपके अंदर से ही आती है। तो बहुत ही आई थिंक आप लोगों ने इस बात का गहरा मतलब बताया कि अगर शांति चाहिए वो अंदर से आती है। कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो इग्नोर करने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं या खाना खाने चले जाते हैं, खाना मंगवा लेते हैं, मूवी देखने लगते हैं, बट उससे फिर भी हमें असली शांति नहीं मिलती। पर हम जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ऐसी शांति पैदा होती है कि हमें सब जैसा है वैसा ही अच्छा लगने लग जाता है। तो थैंक यू हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है यादों की बारात। इस सेगमेंट में हम आपसे स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स शेयर करेंगे और आपको उनसे जुड़ी अपनी हर याद को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना है। तो शुरू करें हमारे इस राउंड को। Yes. देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। जी मैम, ये हमारी फर्स्ट ट्रिप है जो हम लोग साथ में गए। एंगेजमेंट के बाद हम लोग ने फैमिली ट्रिप प्लान की थी सापुतारा के लिए, तो पूरी फैमिली भी साथ में थी और हम दोनों ने 3 दिन साथ में स्पेंड किया था। तो ये बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने। ब्यूटीफुल। सो अब देखते हैं स्क्रीन पर सेकंड पिक्चर। ये फोटो हमारी शादी की है 6 मार्च 2018 की, और उस दिन हमारी शादी हुई थी और हम दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि हमारी एंगेजमेंट 2.5 साल रही थी और बाद में हमारी शादी हुई थी, तो हम दोनों बहुत ही खुश थे। तो इस फोटो में भी नज़र आ रहा है कि हम दोनों के चेहरे पर कितनी स्माइल है। सन्नित, आप बताएं, इतने पापड़ बेलने के बाद जिस दिन शादी का दिन था आप कैसा फील कर रहे थे? बहुत ही अच्छा लग रहा था मैम कि काफ़ी कुछ संघर्ष के बाद जो मुझे पसंद था वैसा रिश्ता मुझे मिल रहा है, और जैसी जो सोलमेट मुझे पसंद थी वैसे ही पर्सन के साथ मैं शादी कर रहा हूँ। बहुत खूब। सो देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। इस चीज़ के बारे में मैं बताती हूँ। ये है मेरी प्री प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार के पीछे। जब भी मैंने प्री प्रेगनेंसी क्लासेस ज्वाइन किया था तभी वहाँ पर एक फंक्शन था और हम सभी मदद थे इसमें, जो परियों वाला डांस करने वाली थी, और तभी भी मेरी मदर इन लॉ का पूरा सपोर्ट रहता था हर चीज़ में। तो और मेरी मासी दोनों ये फंक्शन देखने के लिए आए थे और हमने उस दिन काफ़ी एंजॉय किया था। हम परियों वाला डांस करने वाले थे तो काफ़ी वैसे ही फीलिंग थी जैसे कि हम एंजल है। बहुत खुश दिख रहे हैं आप इस पिक्चर में, बहुत सुंदर फोटो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये फोटो जो है वो निराली के श्रीमंत के अगले दिन की है। तो हमने उस टाइम पे क्या किया था कि जो निराली को जो पसंद था वैसा ही सब मैंने डेकोरेशन किया था, हम दोनों साथ में मिलकर किया था। तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि निराली नॉर्मली श्रीमंत के बाद क्या होता है कि जो लेडीज़ है जो वो अपने पापा के घर जाती है, पर मेरे केस में उल्टा था, वो यहाँ पे रहने वाली थी। तो हम लोग तो खुश थे कि श्रीमंत हो गया, उसके बाद भी हम लोग हैप्पी। और मैम उसमें जो चीज़ें डेकोरेट की है वो सभी चीज़ें मैंने खुद बनाई थी मेरे हाथों से, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है। तो सब चीज़ें मैंने बनाई थी। बाद में सनत ने और मेरी सिस्टर इन लोगों ने पूरा डेकोरेट किया था। बहुत ही सुंदर लग रही है पीछे की सारी डेकोरेशन। इससे पता चलता है कि आप उस समय कितने खुश थे। थैंक यू। और देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर। ये फोटोग्राफ लॉकडाउन के बाद धर्म जब आया था, तब धर्म 4 महीने का था, तभी की फ़ोटो है। ये फ़ोटो में जो हक दिखा है ना मेरा और धर्म का, वो पहली बार मैंने उसको हक किया था। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे ही धर्म आया तो 5-6 दिन बाद, छठी के बाद तो निराली अपने पापा के घर गई थी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं गया वहाँ पे, तभी वो धर्म को सीने से लगा लिया, तभी एक क्लिक की थी, वही फ़ोटो है ये। बहुत ही इमोशनल पिक्चर है और
4 महीने बाद अब अपने बच्चे से मिल पाए लॉकडाउन के लिए। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर। ये फोटो धर्मा की फर्स्ट बर्थडे की थी, जो 27 दिसंबर 2020 की ये फोटो है। और तब फर्स्ट बर्थडे में हमने काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन किया था और मैंने और सनत ने सब डेकोरेशन खुद किया था। और उसमें जो छोटी छोटी पीस है ना वो धर्मा की है। और जब फर्स्ट मंथ का था तब से लेके 12 महीने तक मैंने उसकी सारी छोटे अलग अलग डिफरेंट फ़ोटो निकाली थी और बाद में फर्स्ट बर्थडे में हमने वो डेकोरेट की थी। तो काफ़ी हम खुश थे फर्स्ट बर्थडे में। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी आप दोनों ने। सो देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। ये धर्मा की फ़ोटो है 1 साल पहले की। धर्मा जब 2 साल का था तब की ये फ़ोटो है। जब भी हम शाम को मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम पिरामिड कैप पहन के मेडिटेशन करते हैं। तो वो भी हमारी कॉपी कर रहा था कि उसने भी कैप पहनी है और वो मेडिटेशन के पोज में बैठ गया है। 1-2 मिनट आंख बंद करके बैठ गया था और हमें बता रहा था कि मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ आपके साथ। जो भी हम करते हैं वो सब वो हमारी कॉपी करता था। जब हम पिरामिड पहनते तो वो भी पिरामिड पहनता है। और धर्म का पहले से ही ऐसा है, वो पिरामिड के बारे में हमें पूछता था कि मम्मी ये क्या है, तो मैं बताती थी कि ये पिरामिड है और ब्रह्मांड में से उसमें ऊर्जा आती है। तो जब भी वो बीमार होता है ना तो बोलता है कि मम्मी मेरे बैग पे पिरामिड रख दो, मुझ में भी ऊर्जा आएगी और मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊँगा। हाउ स्वीट, दैट्स रियली रियली नाइस। बहुत ही खूब। तो हर बार ऐसा बोलता था कि जब सोने के टाइम पे ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ, वो कॉमन डायलॉग है। सो बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं और हम अगर उनको जो सिखाएं वो ही सीख जाते हैं। और अगर हम इतनी अच्छी चीज़ें उनको बचपन में ही सिखा देंगे तो आप सोच सकते हैं कि बड़े होके वो क्या क्या करिश्मा कर सकते हैं। सो देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर। ये फोटोग्राफ पत्नी सर सूरत आए थे तभी की है, तकरीबन एक साल पहले की है फोटोग्राफ। 15 सितंबर 2021 में पितामह सूरत आए थे और ये तभी की फ़ोटो है जब हम पितामह को फर्स्ट टाइम मिले थे। तो ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, पितामह से मिलना और हमारी लाइफ में मिरेकल होना। जब हम दोनों पितामह से मिल रहे थे तो हम दोनों उसके पास बैठे थे। तो मेरी भी मन में काफ़ी सारे बातें चल रही थी, क्योंकि हमने कई पिरामिड मास्टर से सुना था कि पितामह के पैर नहीं छूना है वरना वो गुस्से हो जाते हैं। तो मैं जब उनके पास बैठी थी तो मैंने सनत को पहले ही बोल दिया था कि हम पितामह के पैर नहीं छुएंगे, जो उसकी मर्जी होगी तभी हम छुएंगे। तो तभी पितामह ने ऐसा किया कि जैसे कि आशा जी की बड़ी बहन है खुशी जी, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो उसने हमें इशारा किया कि आप पैर दबा सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं यह फील हुआ कि पितामह ने अपनी मर्जी दिखाई है। तो तभी हम पितामह के पैर दबा रहे थे और उनसे काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। एक दूसरी भी यादें उससे जुड़ी है, जैसे कि मेरे मन में ऐसा था कि पहली बार ही हम पितामह से मिले थे तो ऐसा था कि जो गुरु आए हैं हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान के बारे में सब कुछ पूछेंगे पितामह, तो हमें अच्छे से मिलेंगे। और मेरे साथ मेरी सिस्टर और मेरे भैया भी आए थे और वो लोग कभी ध्यान में नहीं थे। तो मेरा कहना उसका ऐसा था कि आप तो ध्यान करते नहीं, फिर कैसे मिलोगे पितामह से। लेकिन जब हम पितामह से मिले तो मेरे से भी अच्छा ज़्यादा हर्ष तो उन दोनों को किया और अच्छे से बात पितामह ने उसके साथ की। तभी मेरे माइंड में ऐसा आया कि पितामह के लिए तो सब एक ही है, सब एक ही समान है, वो ध्यान करता हो या ना करता हो। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी उस दिन। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नॉर्मली कैसा रहता है कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पत्नी सर से मुलाकात होगी। तो हम लोग तो ऐसा ही पहुंच गए थे मॉर्निंग में कि चलो सर इधर है तो हम लोग भी जाते हैं। तो पहली बार हम लोग गए और तब खुशी दीदी थी वहाँ पे, तो बोलते कि आ जाओ अंदर आ जाओ। तो हम लोगों ने तकरीबन 2.5 घंटा सर के साथ बिताया और वही जो टाइम है वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो ध्यान प्रचार करने की जो चाह थी ना वो वही मोमेंट से चेंज हो गई, पूरे आग में तब्दील हो गई। तो जब से पति सर आए तब से जब का जो सेशन था उस सेशन की वजह से बहुत कुछ चेंज आया जीवन में कि
पहले कैसा था कि हम लोग मैं नियरली तो कंटिन्यूसली पंक्चुअल है मुझसे ज़्यादा, बट मैं कभी ध्यान करता था, कभी छोड़ देता था, कभी करता था, कभी छोड़ देता था, रेगुलरिटी नहीं थी। फिर सर आने के बाद वो जो रेगुलरिटी है ना, वो मेरी लाइफ में आई। थैंक यू अपनी इतनी सारी प्यारी तस्वीरें और उनके साथ जुड़ी यादें हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेके चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों से मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आपका जवाब कुछ शब्दों में या कुछ लाइनों में आप हमें दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल, आपको अपने पार्टनर के बारे में क्या फील होता है, इसे कुछ शब्दों में बताइए। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसके लिए वो मेरे लिए लव, केयर और काफ़ी सारा सपोर्ट देते हैं। She is a motivator for me and unconditional love I get it from her. आपकी कोई एक कमी जिसे आपका पार्टनर पूरा करता है या करते हैं? मेरे क्लिनिक का हो या तो अभी स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के बाद कोई भी सेशन का हो, मुझे टेक्निकल वर्क कम आता है तो वो हमेशा मुझे उसमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं हर एक काम भूल जाता हूँ, तो मेरा जो बाकी के अधूरा काम रहता है वो निराई कर देती है। सो आप दोनों कोई एक ऐसी बात बताइए जिससे के लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। मुझे हर बात में मोटिवेट करने के लिए थैंक यू। मुझे एवरी मॉर्निंग इतना जल्दी बड़ी मुश्किल से उठाने के लिए थैंक यू। कोई ऐसी खूबी जो आपके पार्टनर में आपको बहुत अच्छी लगती हो? पहले मैं बताती हूँ कि कोई भी कंडीशन होती है ना, तो तनस डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, तो 1-2 दिन जाने देती है और बाद में जब भी सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो बाद में प्यार से बताते हैं। वो बहुत पंक्चुअल है, मुझसे तो बेटर ही है। मैं थोड़ा काम आधा अधूरा छोड़ देता हूँ, पर वो अपनी काम पर पंक्चुअलिटी के साथ ख़त्म करती है। आप दोनों की बकेट लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ जो दोनों करना चाहते हैं? हाँ, हमारी मानसरोवर ट्रिप। बहुत दिनों से हमने सोचा था कि एक मानसरोवर जाएंगे, तो वो ट्रिप अभी बाकी है, बहुत जल्दी हम लोग प्लान करने वाले हैं। ये साल भी सोच रहे थे कि जाने के लिए, पर ये साल में कुछ और प्लानिंग हो गया, सो इट इज़ पोस्टपोन्ड। तो आपका सबसे बड़ा सबक जो अध्यात्म में आने के बाद आप लोगों ने सीखा? मैंने ये सीखा कि आध्यात्मिकता में आने के बाद मैंने फॉरगिव करना सीखा और एक्सेप्टेशन भाव मेरे में आए कि हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति है, जो भी परिस्थिति है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। पहले कैसा था कि मैं एक बहुत इगोइस्टिक पर्सन था, कि ईगो जो है खुद मेरे अंदर भरा है। बट अध्यात्म में आने के बाद, स्पिरिचुअलिज्म में आने के बाद ईगो कभी मेल्ट हो गया ना, वो समझ में ही नहीं आया। हमें ये पता चला कि हमारी सोल प्लान ही है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, कुछ लर्निंग के लिए ही आए हैं। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे के सोल प्लानिंग में हेल्प करना हमने आध्यात्मिकता में आने के बाद सीखा। सो लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी बात जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए डिस्कवर की हो? कभी बिजनेस में से टाइम निकाला ही नहीं मैम। लॉकडाउन का टाइम ऐसा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और मैंने कभी सनत को अपने बिजनेस के अलावा अपने लिए टाइम निकालने के लिए कभी देखा ही नहीं था। जो व्यक्ति अपने लिए टाइम निकाल रहा था उस टाइम पे, और बच्चों को साथ खेलना, कैरम, चेस वगैरह, तो मैंने पहली बार उसको ऐसे ही खेलते हुए देखा था लॉकडाउन में। सो आप दोनों ने एक बात बताइए कि पहली पिक्चर एक साथ कौन सी देखी थी? 2016 में मोहनजोदड़ो। ओके। सो पहली बार आप दोनों घूमने साथ कहाँ गए थे? सापुतारा। लेके चलते हैं इन्हें हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। तो मैं आप दोनों से कुछ प्रश्न करूंगी और अगर तो वो आपके लिए है आंसर तो आप अपनी तरफ पॉइंट करेंगे, अदरवाइज अपने पार्टनर की तरफ पॉइंट करके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला सवाल, इमोशनल मूवी देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों में से कौन एक बार में फोन कभी नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? आप दोनों में से ज्यादा शांत कौन है? आप दोनों में से घूमना फिरना किसको ज्यादा पसंद है? आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? आप दोनों को ये डायलॉग्स एक दूसरे के लिए बोलने हैं
बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि वो ओरिजिनली मूवी में बोले गए थे। ठीक है, आप तैयार हैं इसके लिए? यस यस। सो निराली, पहले आपके लिए, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि सारे जर्रे ने मुझको तुमसे मिलाने की साजिश की है। वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। सो सर, आपके लिए, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपने बिल्कुल हीरो के स्टाइल में ये डायलॉग सुनाया है। थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। और इसके साथ मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ऑडियंस के लिए एक एक मैसेज दीजिए प्लीज़। संसार में निवान, इस शो के माध्यम से मैं सभी दोस्तों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जीवन साथी में तो हमें साथ में ही रहना है, तो एक दूसरे को समझना चाहिए और जैसे भी है वैसे ही रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर आए तो लर्निंग के लिए और सबकी अपनी अपनी लाइफ पर्पस होता है, तो हमें एक दूसरे को उसमें हेल्प करना चाहिए और वो उसी के माध्यम से आता है। जैसे कि हम ध्यान करते हो, ज्ञान सुनते हो और बुक पढ़ते हैं, तो आप सभी को भी ध्यान करना चाहिए। संसार में निर्वाण शो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, पर जो स्पिरिचुअलिज्म में आने के बाद मैंने अपने हर एक आयाम में, जो अपनी मेरी सोशल लाइफ है, मेरा बिजनेस है, मेरी फैमिली लाइफ है, उसी हर एक चीज़ में मैंने प्रोग्रेस देखा और मैंने फील किया कि अगर आप ध्यान कंटिन्यू करते हैं, आप विस्डम जो सुनते हैं, आप बुक रीडिंग रेगुलर करते हैं, तो आपको हर एक चीज़, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी और आप ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। थैंक यू सनत, थैंक यू निराली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने कि अध्यात्म में आने के बाद कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आते हैं। ध्यान में जुड़ते ही हमें ये समझ आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी की हर कठिनाई, हर सिचुएशन हमारे लिए एक लेसन है, हमें कुछ सिखाने आई है। और वो लेसन हम ध्यान में जुड़ने के बाद कैसे सीखते जाते हैं, फॉरगिव करना, अनकंडीशनल लव और अपने रिश्तों को और सुनहरा बनाना, हमें पता ही नहीं चलता। तो आप भी जुड़िए ध्यान के साथ, आप भी एक्सपीरियंस कीजिए अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव। तो जुड़े रहिए PMC हिंदी से और देखते रहिए हमारा शो संसार में निर्वाण सीज़न 3। मिलते हैं जल्दी एक नए स्टार कपल के साथ। नमस्कार।